नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, आज भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं कि मैं तेरे ऊपर परमाणु बम गिरा दूंगा और तेरा विनाश हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान भारत के ऊपर या भारत पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, या केवल ये न्यूक्लियर अटैक करना एक गिदड़ भभकियां हैं पाकिस्तान के लिए खास तौर पर? चलिए विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार क्या एग्जिस्टेंस है। अगर हम लोग पूरे विश्व के अंदर देखें तो पूरे विश्व के अंदर सबसे पहला जो परमाणु हमला हुआ था वो अमेरिका के द्वारा जापान पे किया गया था, और आज भी उनकी नस्लें जो हैं वो उससे प्रभावित पैदा हो रही हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियर वॉर को करना आसान है, लेकिन उसके बाद में उन विनाशकारी घटनाओं को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो भारत और पाकिस्तान क्या आज एक ऐसी स्थिति में है, क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान भारत के ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? हम लोग बड़ा डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार भारत के पास में कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास में कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर वेपन्स है, क्या वाकई में उनकी क्षमता इतनी है कि वो भारत के ऊपर अटैक कर सके? बड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ आंकड़े। सबसे पहले यह है कि आखिरकार न्यूक्लियर वेपन हैं कितने। सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो आज रशिया के पास में है 4380, जिसमें रशिया ने 2023 के अंदर कुछ जो है कमी की थी। 109 हथियार उसने कम किए थे, परमाणु हथियार। यूएस की बात करें तो 3708 हथियार न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो यूएसए के पास में थे, जिसमें कोई भी बदलाव यूएसए ने नहीं किया है। चाइना के पास में 500 है, फ्रांस के पास में 290 है, यूनाइटेड किंगडम के पास में 225 है। इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया के पास में 172 है, 172, और पाकिस्तान के पास में 170 है। लगभग दोनों देशों के पास में समान जो है न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान का खतरा देखते हुए ही हाल ही में 2023 में 8 जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनकी संख्या के अंदर बढ़ोतरी की थी, क्योंकि हमको पता है कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी सुधरने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर जो है वो इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि सर आखिरकार ये बताइए कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए क्या होता है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरेनियम, जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 92 एटॉमिक नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक पर आता है। यही यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर पावर के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सबसे पहले उसको डाला जाता है ताकि उसको एनरिच कर सके, और एनरिच करने के बाद उसको फिर न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको इस तरीके समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपको एक सब्जी बनानी है और सब्जी बनाने के लिए मसालों को तैयार करना है, लेकिन हल्दी जो है वो तो खेत के अंदर उगती है, और खेत से फिर वो जो हल्दी है वो पहुंचती है एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, और उसके बाद में वो सब्जी के अंदर डलती है। वैसा ही यूरेनियम भी होता है कि यूरेनियम जो है वो माइनिंग से निकलता है, और माइनिंग से निकलने के बाद फिर उसको एनरिच किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, और न्यूक्लियर रिएक्टर से फिर बाद में वो पहुंचता है कहां पर? न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि ये बैन लगाते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर कहीं पर भी यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं हो, या फिर जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास में 92 जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, फ्रांस के पास में 56 है, चाइना के पास में 55 है, रशिया के पास में 37 है, साउथ कोरिया के पास में 24 है, इंडिया के पास में 19 है। यहां पर पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। इसका साफ तौर पर यह चीज जाहिर है कि पाकिस्तान केवल और केवल न्यूक्लियर जो वेपन्स बना रहा है वो विनाश के लिए बना रहा है। उसका कहीं पर भी एनर्जी को लेकर कोई भी स्टेट नहीं है। भारत के पास में 19 रिएक्टर हैं। आज भारत इनका इस्तेमाल बिजली बनाने के अंदर करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में करता है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे उनका देश जो है वो आगे निकल सके। इस मामले में हमारा भारत जो है वो कहीं कदम जो है वो आगे है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की कमी है और आप लोग को एग्जाम के अंदर फेलियर का सामना करना पड़ता है, बिजनेस में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। साथ में इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, दीपक इंदौरा ऑफिशियल के नाम से। चलिए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका की हम लोग बात करेंगे। अमेरिका ने जापान ने जब अटैक किया था अमेरिका के हवाई आइलैंड के ऊपर, तो अमेरिका ने इसका रिटेलिएट किया। तो सबसे पहले जापान ने अटैक किया किसके ऊपर?
अमेरिका के हवाई आइलैंड के ऊपर। इसके रिटालिएट के अंदर यूएसए ने जापान के ऊपर अटैक किया और जापान के दो जगह को चुना, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी को अमेरिका ने बहुत सुटेबल समझा कि यहां पर हम लोग न्यूक्लियर अटैक जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए वो जो अटैक था वो बड़ा भयावह था। इसीलिए 6 अगस्त और 9 अगस्त की डेट जो है वो चुनी गई थी। तो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नाम से जापान के हिरोशिमा के ऊपर और फिर 9 अगस्त को फैट मैन के नाम से नागासाकी के ऊपर परमाणु बम जो है वो अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे। अमेरिका ने जब हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम गिराया था तो उस समय लगभग 3.5 लाख के आसपास लोग जो है वो इसके अंदर मारे गए थे, यानी कि टोटल पॉपुलेशन यहां पर थी, जिसमें से 1,40,000 तो मार दिए गए थे और इंजर्ड हुए थे लगभग 78,000। ऐसा ही हाल जो है वो नागासाकी का भी था। पॉपुलेशन यहां पर 2,70,000 थी, जिसमें से 73,000 जो लोग थे वो इसमें मारे गए थे और 75,000 जो लोग थे वो इंजर्ड हुए थे। तो टोटल सर्वाइवर जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। हिरोशिमा और नागासाकी की जो यादें हैं वो आज भी लोगों के जहन के अंदर है। जापान की अगर बात की जाती है किसी देश के सामने तो फिर वो देश जो है वो यूं ही सरेंडर जो है वो कर देता है। तो आज पाकिस्तान ये समझता है कि भारत के ऊपर अगर न्यूक्लियर अटैक किया जाए तो हम लोग भी अमेरिका की तरह जापान के ऊपर जो है जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक किया था हम लोग भी भारत के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो किसी छिपे नहीं है। आज जापान के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं किसी के जो है वो एक कान नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का सिर टेढ़ा है, इस तरीके से आज जो है वो बच्चे जन्म लेते हैं और इसका जो कारण है वो है न्यूक्लियर रेडिएशन। तो न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो लगातार एमिट होती रहती है, क्योंकि एक बार तो परमाणु हमला होता है और वो इतना जबरदस्त हमला होता है कि लगभग आप अंतरिक्ष से भी उसको देख सकते हैं। तो क्या भारत और पाकिस्तान आज इस न्यूक्लियर हमले को एक दूसरे के ऊपर कर सकते हैं? पूरे विश्व में आज हम लोग देखें तो 9,585 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रशिया और यूएस के पास में है। लगभग 8,088 के आसपास केवल और केवल दो देश रशिया और यूएस के पास में हैं। और रशिया और यूएस ने ही इनको डेवलप इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। उस समय रशिया और यूएसए दोनों इस होड़ के अंदर थे कि आखिरकार विश्व के ऊपर राज कौन करेगा। लेकिन वो राज करने की बारी के चलते जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दोनों के बीच में कोल्ड वॉर होता है और अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो इन्होंने बढ़ा लिए ताकि वो एक दूसरे को डरा सके। यहां तक कि रशिया ने क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइल जो है वो तैनात कर दी थी, जबकि यूएसए ने टर्की के अंदर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी ताकि एक दूसरे के ऊपर वो वार कर सके। उसी समय जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए गए थे। लेकिन आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि आखिरकार इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं तो क्या इनके ऊपर रोक भी लगाई जा सकती है? देखिए, विश्व के बहुत सारे देश जो है इसका प्रयास करते हैं और इसी के चलते एनपीटी जो है यानी कि एक ट्रीटी ऐसी है जो कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो साइन करवाई गई है। आप लोग यहां पर जितने भी व्हाइट कलर के अंदर देश देख रहे हैं जिन पर सफेद जो है वो आप लोग को दिखाई देगा, इन्होंने न्यूक्लियर जो एनपीटी ट्रीटी है इसके ऊपर साइन किया है। लेकिन आप लोग देखिए अमेरिका का यहां पर ब्लू साइन है और ब्लू साइन जो है ये दिखाता है कि अमेरिका ने इसके ऊपर साइन किया हुआ है, लेकिन भारत और पाकिस्तान रेड के अंदर है। भारत और पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन है तो सही, लेकिन एनपीटी के ऊपर साइन नहीं कर रखा है कि हम लोग जो है इसके प्रसार को अभी भी बढ़ाएंगे। मतलब अमेरिका ने न्यूक्लियर जितने भी वेपन्स हैं उसको डेवलप किया, उसके टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, उसको हासिल किया और फिर बाद में यह कहा कि हम लोग अब न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ हैं, जबकि ऑलरेडी जो है उसको अडॉप्ट कर चुके हैं। भारत और पाकिस्तान ने यह कहा कि अभी तो हम लोग इस दौड़ के अंदर शामिल हुए हैं, आप लोग इस दौड़ को दौड़ चुके हो, हम लोग इस टेक्नोलॉजी को हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन हम लोग जो है ऐसी किसी भी ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं करेंगे। हम लोग इसकी टेक्नोलॉजी को और अडॉप्ट करेंगे, इसका विकास करेंगे और जितना भी डेटा है उसको सिक्योर करेंगे, क्योंकि आज अमेरिका और कई यूरोपियन कंट्रीज ने इस डेटा को सिक्योर कर लिया है, उस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। लेकिन भारत यही तो कहता है कि हम जब तक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, है ना, न्यूक्लियर जितने भी ब्लास्ट है वो नहीं करेंगे तो हमारे पास में टेक्नोलॉजी कहां से आएगी। इसीलिए एनपीटी जो है वो साइन करवाई गई। तो एनपीटी जो है वो केवल इसीलिए है ताकि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो कम से कम पूरे विश्व के अंदर फैले। लेकिन मान लीजिए कि जिनके पास में पहले से ही कोई हथियार है, न्यूक्लियर आर्म्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए भी एनपीटी को 1968 के अंदर साइन किया गया था। लेकिन आप देखिए कि एनपीटी तो साइन हो रही है, तो एनपीटी पर साइन करने वाले जो देश जो कि स्वीकार करते हैं कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है और चाइना है।
अब आप लोग कहेंगे कि सर ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर वेपन्स भले ही हो, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर आज भारत को, पाकिस्तान को ये पूछा जाए कि आपके पास में न्यूक्लियर वेपन है, तो ये साफ तौर पर इनकार कर देगी कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है। हाँ, न्यूक्लियर जितने भी फर्नेसेस हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, वो तो है हमारे पास में, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास में नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट जो है वो पूरे विश्व के अंदर 185 है। मतलब 185 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि स्वीकार करती है कि हमारे पास में कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने से पहले न्यूक्लियर टेस्ट होना जरूरी है, इसीलिए सीटीबीटी जो है वो लाया गया। देखिए, पहले तो एनपीटी लाया गया ताकि जिसके पास में परमाणु हथियार है वो उनको एक्सपांड ना कर सके। फिर बाद में अकल जो है थोड़ी बाद में आई कि टेस्ट जो है वो उस टेस्ट के ऊपर ही बैन लगा दो, इसीलिए सीटीबीटी जो है वो 1996 के अंदर लाई गई, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो सीटीबीटी 1996 के अंदर लाई गई और जिसके पास में परमाणु हथियार नहीं है वो टेस्ट करेगा। इसीलिए जो भी देश हैं तो वो क्या करेंगे, अब टेस्ट नहीं करेंगे। तो यूएसए ने आज तक न्यूक्लियर जो टेस्ट किए हैं उनकी संख्या है 1054, मतलब 1054 यूएसए ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। उसके बाद में रशिया ने किए हैं, फ्रांस ने किए हैं, यूके ने किए हैं, चाइना ने किए हैं, इंडिया ने भी किए हैं और पाकिस्तान ने भी किए हैं। पाकिस्तान ने 1998 के अंदर किया था और इंडिया ने 1974 के अंदर किया था। तो इंडिया ने 1974 में भी किया और 1999 के अंदर भी किया। उससे एक साल पहले पाकिस्तान ने 1998 के अंदर न्यूक्लियर जो टेस्ट था वो किया था। लेकिन सीटीबीटी इस बात का जिक्र करती है कि कोई भी जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो जीतेगा कौन? क्या न्यूक्लियर वॉर होना जरूरी है? इस बात का भी जिक्र हम लोग जो है वो आगे करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों की आर्मी की पावर क्या है। इंडिया के पास में जो एक्टिव पर्सोनेल्स हैं वो है 1.45 मिलियन, जबकि पाकिस्तान के पास में है 6,54,000। लगभग आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल आधा है। रिजर्व जो हमारे पास में सेना है इंडिया के पास में वो 1.15 मिलियन है। लगभग 11.5 लाख हमारे पास में रिजर्व्स आर्म फोर्सेस है, जबकि पाकिस्तान के पास में केवल 5.5 लाख है। ये बिल्कुल आधा है। अगर पैरामिलिट्रीज की बात करें तो 2.5 मिलियन है, जबकि पाकिस्तान के पास में 3,85,000 हैं। तो लगभग पाकिस्तान को हम लोग आधा मान सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग माने कि एनुअल बजट के हिसाब से, तो भारत जो है $83 बिलियन भारत हमेशा हर साल जो है वो डिफेंस के ऊपर खर्च करता है। लेकिन पाकिस्तान का बजट आप लोग देख सकते हैं केवल $12 बिलियन है। यहां तक कि भारत के किसी स्टेट के अंदर राजस्थान, यूपी, बिहार, इनका भी अगर इंक्लूड कर ले तो यहां पर ही बजट इतना खर्च हो जाता है। न्यूक्लियर आर्सेनल्स की बात करें तो आज वर्तमान के अंदर भारत के पास में लगभग 170 पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के पास में 172 जो है वो पहुंच चुके हैं। आज पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन ज्यादा है, लेकिन वो कोई खास बात नहीं है। नेवल पावर की बात करें, एयर पावर की बात करें, ग्राउंड फोर्सेस की बात करें, हर चीज के अंदर भारत आगे है। तो पहली बात तो यह समझनी पड़ेगी कि आखिरकार पाकिस्तान किस बेसिस पर भारत का सामना जो है वो करना चाहता है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की 4थी रैंक है, जबकि पाकिस्तान की 12वीं रैंक है। लेकिन ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है क्या? पूरे विश्व के अंदर जिसकी सेना जो ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा ताकतवर यूएसए, रशिया, चाइना और उसके बाद में नंबर आता है किसका? इंडिया का। तो इंडिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर 4th रैंक पर है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 12th रैंक पर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि भारत हर चीज के अंदर आगे है। लेकिन बात यह है कि क्या वाकई में पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा? क्योंकि इंडिया ने तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपना रखी है, जबकि इसके उलट पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपना रखी है। देखिए, भारत जो है वो एक शांति प्रिय देश है, इसलिए भारत यह संदेश देना चाहता है पूरे विश्व को कि कभी भी जब भी कोई वॉर होगा तो हम लोग सबसे पहले यूज नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, जबकि इसके उलट पाकिस्तान के पास में फर्स्ट यूज है। मतलब पाकिस्तान यह कहता है कि चाहे दूसरा देश वार करे या ना करे, पहले हम वार करेंगे। अब दोनों की देश रणनीति अलग अलग है। आप देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है। साइकोलॉजिकली आप लोग देखेंगे कि भारत की तरफ से संदेश यह जाता है कि हम लोग अहिंसा की तरफ है, पहले हम यूज नहीं करेंगे, पहले वो करेगा और उसके बाद में फिर हम दिखाएंगे कि हमारी क्या ताकत है। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि पहले हम ही जो है वो वार कर देंगे, मतलब वो हिंसा का रास्ता जो है वो अख्तियार करता है। अब बात यह है कि आखिरकार होगा क्या इसका डिसाइड। देखिए, एमएडी की अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल काम करता है। एक दूसरे को सुनिश्चित विनाश, मतलब
मान लीजिए भारत पाकिस्तान दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर छोड़ा और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर छोड़ा तो विनाश दोनों का होगा, दोनों एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। अब ये जो रणनीति थी, ये जो प्रिंसिपल था, ये कोल्ड वॉर के समय विकसित हुआ था। यह सिद्धांत कहता है कि दो देशों के बीच परमाणु युद्ध की स्थिति में प्रत्येक पक्ष को दूसरे पर परमाणु हथियारों से भारी क्षति पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे किसी भी पक्ष को परमाणु युद्ध शुरू करने के लिए विवश न हो। मतलब दोनों देश जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए और दोनों ही देश का विनाश हो जाए, या फिर वो दोनों देश एक दूसरे से डरे रह जाए कि यार कभी मान लीजिए कि उसने अटैक कर दिया तो मुझे थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए, इस तरीके से। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अगर ऊपर हम लोग ध्यान दें तो पहलगाम जब अटैक हुआ था तो पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट था वो लगभग 10% तक नीचे गिर गया था। तो ये तो इनकी हालत है। हाल ही के अंदर पाकिस्तान आईएमएफ के पास में गया था और $7 बिलियन का लोन जो है वो आईएमएफ से मांगा था। और अभी भी अगर पाकिस्तान अटैक करता है भारत के ऊपर तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है या शेयर मार्केट है वो बहुत नीचे आएगा। और पाकिस्तान देखिए, जो सड़क पर कटोरा लेकर बैठा है उसको कोई भी डर नहीं होता कि आखिरकार मेरी जो है वो क्या इज्जत होगी, उसको कोई परवाह नहीं होती है कि मेरा परिवार किस तरफ जाएगा, क्योंकि वो तो सड़क के ऊपर है। लेकिन जिसके पास में परिवार है, जिसके पास में इज्जत है, वो हमेशा परवाह करता है। इसीलिए नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी जो है वो हमने अपनाई है। अब इसका निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो एटॉमिक वॉर है, अगर दोनों के लिए होता है तो दोनों के लिए आत्मघाती है, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। अगर आज पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान खुद नहीं बचेगा, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं जो कि पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी और भारत जो है वो भी रिटेलिएट करेगा। साथ ही के अंदर दोनों एक दूसरे का विनाश कर लेंगे। आर्थिक और सामाजिक, मतलब इकोनॉमिकली और सोशली जो है दोनों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ ही के अंदर इंटरनेशनल जितना भी प्रेशर है वो भी दोनों को झेलना पड़ेगा। जिस समय पाकिस्तान ने 1998 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस समय यूएसए के साथ साथ में यूएन और कई यूरोपियन नेशंस ने पाकिस्तान को जो है वो क्या कर दिया था, पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बजाय दोनों देशों को शांति, कूटनीति और सहयोग के रास्ते पर चलना चाहिए। दोनों देशों को बैठकर जो है वो बातचीत करनी चाहिए, जैसे हमने चाइना के साथ में की थी। जिस समय गलवान का क्लैश हुआ था 2020 के अंदर, उस समय हमने और चाइना ने बैठ के बात की और उस मामले को जो है सुलझाया था। तो पाकिस्तान के साथ में भी पाकिस्तान अगर चाहे तो ये चीज पॉसिबल है। पाकिस्तान युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। देखिए, परमाणु युद्ध होता है, एटॉमिक वॉर होता है, उसका कोई विजेता नहीं होता है और हर तरफ विनाश जो है वो देखने को मिलता है। तो आज भारत और पाकिस्तान अगर एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करते हैं तो दोनों का ही विनाश होगा। खास तौर पर पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर, पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ का कर्ज, ये तमाम जो चीजें हैं वो आज पाकिस्तान को काफी बैकहैंड पर लेके जाएंगी। और साथ ही के अंदर पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज है वो आज इतनी मजबूत नहीं है। केवल न्यूक्लियर वेपन्स की दम पर वो इतना उछल रहा है। हो सकता है कि वो बम तो हो लेकिन बम के अंदर बारूद ना हो, उसका बम जो है वो खोखला हो सकता है। तो पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकियां हैं, इनसे भारत डरने वाला नहीं है। भारत के पास में आज इंटरनेशनल जितना भी कोलैबोरेशन है वो मौजूद है और भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ में भारत, जैसे यूएसए है, आज कनाडा के अंदर सरकार बदल चुकी है, यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत का सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है। तो हर देश की तरफ से भारत को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, फिर भी आप लोग क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। बहुत सारे लोगों ने इससे जुड़कर जिंदगी जो है बदली है, लाइफ चेंज की है। तो आप लोग भी जुड़िए और अपनी लाइफ को चेंज किए। आज देखिए कि जिंदगी के अंदर आगे कौन है, जिसके पास में कंसंट्रेशन है, जिसके पास में फोकस है। उसको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा काम करूं जिस काम को करने से मैं आगे निकल जाऊं। उसमें क्षमताएं तो है, स्किल्स है, कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटी है, लेकिन वो कौन सा काम करे जिससे वो आगे बढ़ जाए। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिए कि कंसंट्रेशन और फोकस का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ में ही दीपक इंद्रा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।